नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी एचपीआरसी के, जेबीटी, टीजीटी या फिर और भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1, एचएस, एसीएफ कोई सा भी एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाती है, डेफिनेटली आपको हेल्प वहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच इज सेकंड लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश बाई एरिया। तो बोलते हैं कि क्षेत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश की द्वितीय सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। और इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम बात करते हैं कि इन टर्म ऑफ एरिया हमारे पास सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है। तो सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करें कि सेकंड लार्जेस्ट असेंबली जो है वो कौन सी है, तो सेकंड लार्जेस्ट असेंबली जो है वो किन्नौर जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर सबसे बड़ी विधानसभा असेंबली कौन सी आती है, तो वो जो है वो लाहौल स्पीति जो है वो आती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति में सिर्फ एक विधानसभा की सीट जो है वो आती है, और ये जो एक विधानसभा की सीट जो है वो पूरे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कवर करती है। तो पूरे लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो कितना है, पूरे लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है। और अगर हम बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, किन्नौर में भी एक ही विधानसभा की सीट जो है वो आती है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर हम बात करते हैं कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जो है 6,401 स्क्वायर किलोमीटर है, 6,401 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 11.80% जो है वो कवर करता है। 11.80 या 50 भी है, 11.50% जो है ये कवर करता है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और दूसरे नंबर पर जो है किन्नौर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि हिमाचल का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो इन टर्म ऑफ एरिया लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, जो कि 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। और ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 24.86% बनता है। अप्रॉक्सीमेटली 25% एरिया जो है ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो कवर करता है। तो इतना सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है लाहौल स्पीति के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है किन्नौर, उसके बारे में ध्यान रखना है। हम यहाँ पर इतना ही ध्यान रखेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एमपी ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से सांसद थे जिनको संसद से जो था वो निष्कासित जो था वो किया गया था। हिमाचल के एक ऐसे जो है वो एमपी भी रहे जिनको जो है वो जो एमपी थे जिनको एमपी के पद से जो था वो निष्कासित कर दिया गया था। क्यों किया गया था वो भी पूरी बात जानेंगे। हिमाचल के ये एमपी हैं सुरेश चंदेल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सुरेश चंदेल जो है वो एमपी हुआ करते थे और इनको जो है वो लोकसभा से एमपी थे, ये लोकसभा से जो था वो इनको निष्कासित भी कर दिया गया था। कौन से ईयर की ये बात रही और कितनी बार ये एमपी बने, वो सारी बात हम जानते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करते हैं सुरेश चंदेल की, तो ये एमपी थे और 3 बार ये एमपी रहे थे। और ये जो था वो हमीरपुर लोकसभा सीट को जो था वो रिप्रेजेंट करते थे, हमीरपुर को ये रिप्रेजेंट करते थे। उस टाइम ये लगभग 2005 के आसपास की बात है। एक स्टिंग ऑपरेशन जो था वो हुआ था, और स्टिंग ऑपरेशन में जो था वो क्या हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन में जो था इनको जो है वो रिश्वत लेते हुए जो था वो पाया गया था। ये अन्य कुछ एमपी थे जिनके साथ ये रिश्वत लेते हुए पाए गए थे। रिश्वत किस बात की ली जा रही थी, जो लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो था ये रिश्वत ले रहे थे। लगभग 2005 की बात है, और उसी स्टिंग ऑपरेशन में जो था ये दोषी पाए गए, और इनको जो है वो उसी स्टिंग ऑपरेशन में ये पाए गए, एक तरह से यूं कहिए। और उसी तरह जो है वो 11 एमपी थे इनके साथ, और 11 एमपी थे, और वहाँ से जो है वो इनको निष्कासित जो था वो कर दिया गया था। ये जो था ना, ये भारतीय जनता पार्टी से जो था वो एमपी जो था वो हुआ करते। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को भी 2019 में जो था वो ज्वाइन जो था वो कर लिया था। तो 2005 में ये निष्कासित हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो क्या होता है राजनीति में, उसके बाद धीरे धीरे हमीरपुर की राजनीति में जो है वो एंट्री होती है अनुराग ठाकुर की। और अभी आप देखते हैं कि अनुराग ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी हैं और एक बड़े नेता भी जो है वो हैं, मंत्री भी इससे पहले जो है ये रह चुके हैं। और इनके पिता हैं प्रेम कुमार धूमल। प्रेम कुमार धूमल जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री 2 बार जो है वो रह चुके हैं। पहली बार प्रेम कुमार धूमल जो है वो 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, 2003 तक ये रहे थे। उसके बाद फिर से 2008 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, 2008 से 2012 तक ये मुख्यमंत्री जो है वो रहते हैं। ठीक है, 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें ये अपनी जो सीट थी इनकी, जो इनकी बेसिक जिस सीट से ये खड़े होते थे उसी सीट से हार जाते हैं, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन अभी नहीं लड़ा है। और ये सब हमें राजनीति
राजनीति में जो है वो चीज़ें देखने को मिली। परंतु एक नया क्वेश्चन, स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है हमें आज यहाँ से जानने को मिला। सुरेश चंदेल के बारे में आपने जान लिया कि कहाँ से ये जीतते थे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल। तो बोलते हैं कि हिमाचल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा एरिया वॉज कुटलैहर, कि कांगड़ा का जो स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट था वो कुटलैहर जो था वो हुआ करता था। बोलते हैं बुशहर स्टेट वॉज दी लार्जेस्ट ऑफ द 28 शिमला हिल स्टेट्स, की बुशहर जो था वो सबसे बड़ा जो है वो एक रियासत हुआ करती थी शिमला हिल स्टेट्स में। और उससे आगे बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट शिमला हिल स्टेट इज बल्सन, कि शिमला में जो स्मॉलेस्ट हिल स्टेट आता है, पहाड़ी रियासत आती है, वो बल्सन जो है वो आती है। उससे आगे बोलते हैं चंबा वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट एल्ट्रेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज, की चंबा को जब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 1948 में, तो विदाउट एनी एल्ट्रेशन, इनके इसमें कोई भी कांट छांट नहीं की गई थी, जैसा ये था वैसे में ही जो है वो इसको हिमाचल में जो था वो 1948 में जो था वो बना दिया गया था और हिमाचल का ये एक जिला जो था वो बन गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की, कांगड़ा की, जब भी हमने रियासत की बात की है, कांगड़ा रियासत की, तो कांगड़ा रियासत में हमने क्या देखा है कि सबसे छोटा जो प्रिंसली स्टेट हमें जानने को मिला है वो कुटलैहर है। क्या? बिल्कुल, हमने कांगड़ा में देखा है कि कुटलैहर रियासत जो है वो कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत जो था वो हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। और कुटलैहर रियासत अभी ऊना जिले का हिस्सा है और ये कांगड़ा से टूटकर जो था वो बनी थी। और कुटलैहर की स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी? इसकी स्थापना जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। बुशहर स्टेट बोलते हैं लार्जेस्ट है 28 शिमला हिल स्टेट में से, ये भी बिल्कुल सही बात है। बुशहर जितने भी शिमला के प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनमें सबसे बड़ा हुआ करता था इन टर्म ऑफ एरिया। और बुशहर की स्थापना की भी अगर हम बात करते हैं कि बुशहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बुशहर की स्थापना भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। बुशहर की स्थापना आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो प्रद्युम्न को जाता है। प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण का पुत्र जो है वो कहते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बुशहर के और भी महान शासक रहे, जैसे कि बुशहर के राजा चतर सिंह रहे, इन्होंने बुशहर की राजधानी कामरू से शिफ्ट कर सराहन में स्थापित की थी। बुशहर के राजा केहरी सिंह थे, इनको अजानू बाहू कहा जाता था। बुशहर के राजा थे जिनको औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी, वो भी केहरी सिंह ही हुआ करते थे। बुशहर के राजा थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, वो शमशेर सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। तीसरे में बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट शिमला हिल स्टेट इज बल्सन, की शिमला के जितने भी हिल स्टेट्स आते हैं उनमें बल्सन जो है वो सबसे छोटी जो है वो रियासत है। देखिए, शिमला के जितने भी हिल स्टेट आते हैं उनमें बल्सन जो है वो सबसे छोटी रियासत नहीं है। ये बात जो है वो यहाँ पर सही नहीं लिखी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम शिमला हिल स्टेट में बात करते हैं कि सबसे छोटी हमारे पास जो है वो रियासत कौन सी आती है, तो शिमला हिल स्टेट में हमारे पास जो सबसे छोटी रियासत जो है वो आती है वो रतेश रियासत जो है वो आती है। रतेश आपने ध्यान रखना है कि रतेश सबसे छोटी रियासत जो है वो आती है। रतेश की जो स्थापना की गई थी वो राय सिंह के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि रतेश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर बल्सन भी हम पढ़ रहे थे कि बल्सन सबसे छोटी रियासत हुआ करती, नहीं बल्सन नहीं हुआ करती थी, परंतु हाँ यहाँ से ये जरूर जान लेते हैं कि बल्सन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बल्सन की स्थापना जो था वो अलग सिंह के द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के आसपास जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। आगे बोलते हैं चंबा वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है। चंबा जब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था तो विदाउट एनी अल्टरेशन, कोई भी कांट छांट किए बिना इसको हिमाचल में जो था वो मिला दिया गया था। अगर हम बात चंबा की कर ही रहे हैं तो चंबा का एरिया कितना है, वो 6522 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है प्रेजेंट टाइम में। और ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 11.71% जो है वो कवर करता है। जहां पर हम पीछे किन्नौर पढ़ रहे थे, किन्नौर जो है वो 11.50% जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का कवर करता है और चंबा जो है वो 11.71% जो है वो कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही दी गई है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल, की हिमाचल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो हिमाचल के बारे में सही नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था वो भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज भरारा मेला ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि ये भराड़ा मेला जो है वो कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। देखिए, हिमाचल में बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं, ये बात तो सही है। अब ये भराड़ा मेला भी हिमाचल में जो है वो मनाया जाता है और ये भराड़ा मेला कहाँ पर मनाया जाता है, ये कुमारसेन में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, ये भराड़ा मेला जो है वो कुमारसेन में जो है वो मनाया जाता है, इतना आपने ध्यान रखना है।
भरारा मेला कुमारसेन में मनाया जाता है। कुमारसेन के पास ये एक भरारा गांव जो है वो आता है, यहाँ पर जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सब के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो भाग लेते हैं। ये मेला जो है वो ज्येष्ठ यानी कि मई के महीने में जो है वो प्रारंभ जो है वो होता है। ये प्राचीन काल से मनाया जाता है। यहाँ पर मेला देवता काटेश्वर मेले में जो है वो यहाँ पर लाए जाते हैं। जो देवता है ना काटेश्वर, वो यहाँ पर मेले में जो है वो लाए जाते हैं और उनके सम्मान में यहाँ पर बकरों का बलिदान भी जो है वो दिया जाता है। मेले जो होते हैं यहाँ पर वो हमारी संस्कृति को बताते हैं, लोगों के लिए मनोरंजन का साधन भी जो है वो गाँव में मेले जो है वो बनते हैं। शिमला में जो है वो हमारे पास लवी का मेला जो है वो होता है। शिमला में जो है वो महासू यात्रा होती है। पत्थर का खेल मेला वहाँ पर होता है। हरलोग में हर साल ये मनाया जाता है। और शिमला में जो है वो शिप्पी मेला मसूबा में जो है मनाया जाता है, मसूबरा में। और शिमला में जो है वो हमें रोहड़ू मेला भी देखने को जो है मिलता है। शिमला में जो है वो हमें जो है वो भोज फेयर भी देखने को जो है वो मिलता है। भोज मेला शिमला में जो है वो होता है। नवंबर में ये रोहड़ू तहसील के जो है वो गांव गुमान में जो है वो आयोजित जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो शिमला में अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। शिमला के फेयर फेस्टिवल तो आपको जानने ही हैं। शिमला के फेयर फेस्टिवल के अलावा आज हमने एक भरारा मेला पढ़ा। ये भरारा गांव है कुमारसेन के पास, वहां पर जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। अच्छा, लवी मेले की मैं बात कर रहा था, तो लवी मेले को किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? लवी मेले को राजा केहरी सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। केहरी सिंह जो था वो रामपुर के या फिर बुशहर रियासत के राजा कह लीजिए, यहाँ के जो था वो राजा हुआ करते थे। और ये जो केहरी सिंह थे, ये इनके द्वारा जो था ये मेला स्टार्ट किया गया था। केहरी सिंह को अजानुबाहु भी कहते थे और केहरी सिंह को जो है वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो दी गई थी। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है। पहले तो ये एक ट्रेड फेयर के रूप में जो था वो यहाँ पर होता था। इतना सब यहाँ पर ध्यान रखना आप इंपॉर्टेंट मेलों के बारे में। आगे बोलते हैं, इन विच लेक इन हिमाचल प्रदेश आर दी स्पिरिट्स ऑफ द स्टार कंसीडर्स टू फ्लोट इन द फॉर्म ऑफ टिबोन्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस झील में जो है वो पद्म संभव और तारा की आत्माएं जो है वो टिब्बों के रूप में जो है वो बहती हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखो, हिमाचल प्रदेश में जितने भी स्थान हैं उनकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी अपनी एक कहानी जो है वो हमेशा ही जो है वो रहती है। यह वैसे ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक झील ऐसी भी है जहाँ पर जो है वो पद्म संभव और तारा की आत्माएं जो है वो टिब्बों के रूप में जो है वो तैरती हैं। यहाँ पर कौन सा ये स्थान है? ये स्थान जो है वो आता है रिवाल्सर लेक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। रिवाल्सर लेक ऐसा स्थान है जहाँ पर पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में जो है वो तैरती हैं। आपने ध्यान रखना है, इसीलिए जो है वो इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं। रिवाल्सर को जो है वो तैरता हुआ टापू भी बोला जाता है। रिवाल्सर लेक या फिर रिवाल्सर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है 3 तरह के धर्म जो है वो वहाँ पर आते हैं। मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग आते हैं पूजा करने के लिए, बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर सिख धर्म के लोग जो है वो आते हैं। यहाँ पर पद्म संभव को माना जाता है। यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो भगवान शिव को या फिर लोमस ऋषि को मानते हैं, क्योंकि लोमस ऋषि ने यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो था तपस्या की थी। सिख धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब भी है, क्योंकि यहाँ पर सिखों के जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि पद्म संभव जी जो थे, पद्म संभव जी ने जो है वो अपनी शक्तियों का यहाँ पर उपयोग जो था वो किया था। पद्म संभव जी ने जो था वो तिब्बत को जो है वो रिवाल्सर से उड़ान भरने के लिए जो है वो अपनी विशाल शक्तियों का उपयोग जो है वो किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि रिवाल्सर झील में तैरने वाली जो ईख के छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर आते हैं वो पद्म संभव की भावना है। पद्म संभव की एक मूर्ति भी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो पद्म संभव के साथ बौद्ध धर्म के लोग जुड़े, लोमस ऋषि के साथ हिंदू धर्म के लोग जुड़े और सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका गुरुद्वारा यहाँ पर है, वो जो है वो यहाँ पर जुड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो जो पहाड़ी राजा थे, उनको मुगलों के खिलाफ जो है वो अपनी लड़ाई में एकजुट करने के लिए यहाँ पर बुलाया करते थे। तो यहाँ पर बैसाखी को भी जो है वो पर्व जो है वो मनाया जाता है। बैसाखी का जो पवित्र स्नान होता है वो रिवाल्सर झील में जो है वो लोग करते हैं। ठीक है जी, ये सब आपने ध्यान रखना। ये जो यहाँ पर गुरुद्वारा बनवाया गया है ये 1930 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। और हिंदू मंदिर है यहाँ पर जो झील के साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और लोमस ऋषि को जो है वो समर्पित है। ये सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं हिमाचल के बारे में। सुकेती लेक की बात करते हैं तो ये सिरमौर में आती है। पराशर लेक की बात करते हैं तो ये मंडी में आती है। रेणुका लेक जो है सिरमौर में आती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम सबसे बड़ी लेक की बात करते हैं, अगर सबसे बड़ी
यहाँ पर नेचुरल लेक कौन सी है, तो वो रेणुका झील ही जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक यहाँ पर आती है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी जेवीटी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो मेरिट में एक अच्छा रैंक आपको मिले और आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है हमने चीज़ों को कवर किया है ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो सके। तो ये सही टाइम है कि आप टाइमली जो है टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर सकें, क्योंकि अकेला टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना इनफ नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी हैं उनको एक दो बार रिवाइज करना, अपनी गलतियों को एनालाइज कर आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच किंग ऑफ कुल्लू वॉज इम्प्रिजन्ड बाय सिक्स बट द पीपल रेस्क्यूड हिम। तो बोलते हैं कि कुल्लू के कौन से राजा थे जिनको जो है वो सिखों के द्वारा कैद कर लिया गया था, परंतु जनता के द्वारा जो था वो उनको छुड़ा लिया गया था। अब देखिए, कुल्लू के एक राजा ऐसे भी थे जिनको जो है वो सिखों के द्वारा बंदी बना लिया गया था, परंतु उनकी जनता जो थी उनके द्वारा जो है उनको आजाद करा लिया गया था। ये कुल्लू के राजा बिक्रम सिंह जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू के राजा बिक्रम सिंह हुआ करते थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण जो था वो किया गया था और इसका नेतृत्व जो था वो दीवान मोहकम चंद जो था वो कर रहे थे। अब देखिए, ये जो आक्रमण होता है, इस आक्रमण के बाद बिक्रम सिंह को जो है वो सांगला गांव जो है वो भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सांगला गांव भागकर वो पहुंच जाता है। बाद में कुल्लू की जनता जो थी वो एक साथ इकट्ठी होती है, संगठित हो जाती है और सिखों का जो है मुकाबला करती है और सिखों को वहां से भगा देती है। अब सिख वहां से भाग जाते हैं तो राजा भी जो है वो बच जाता है। तो बिक्रम सिंह जो था ये कुल्लू के राजा थे। ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है हिस्ट्री में, अगर पूछा जाता है कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन। कुल्लू रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना जो था वो बिहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी और इसकी पहली राजधानी जो था वो जगतसुख में स्थापित की गई थी। जगतसुख को नास्त भी जो था वो पहले के टाइम में कहा जाता था। अब उसके बाद जो है वो कुल्लू की राजधानी बीच बीच में बदलती रही, जैसे कि कुल्लू के राजा विशुद्धपाल आए, उन्होंने जगतसुख से नगर में जो है वो कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी थी विशुद्धपाल के द्वारा। फिर बाद में चलकर नगर से भी कैपिटल को जो था वो शिफ्ट कर दिया गया। नगर से कैपिटल को जो था वो शिफ्ट करके जो है वो जगतसुख में फिर से बनाया गया। कैपिटल जो था वो टाइम टू टाइम जो है वो शिफ्ट होती रही। कुल्लू के एक राजा जगत सिंह भी हुए, ये कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कहे गए। इन्होंने अपनी राजधानी नगर से भी बाद में चलकर शिफ्ट की और सुल्तानपुर में जो था वो स्थापित जो था वो कर दी थी। इन्होंने जो है वो 1660 में अपनी राजधानी जो था वो शिफ्ट की थी, परंतु उससे पहले इन्होंने जो है वो दामोदर दास एक ब्राह्मण था, दामोदर दास को जो है वो अयोध्या भेजकर वहां से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो मंगवाई थी और भगवान रघुनाथ जी को ही जो था वो अपना सारा राजपाट जो था वो सौंप भी दिया था इनके द्वारा। और कुल्लू का दशहरा भी फिर मनाया जाता है। कुल्लू के राजा बिक्रम सिंह के बारे में जो है वो आपने जान लिया। और कुल्लू जो अंग्रेजों के अधीन आई वो कब आई? कुल्लू जो है वो 1846 को जो है वो कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। जो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस दौरान जो था वो कुल्लू रियासत जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल्लू रियासत कब अंग्रेजों के अधीन आई थी। तो अब ये भी आपको ध्यान रहेगा। इतना काफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन जो था वो हुआ था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग टाइम पर किसान आंदोलन भी होते रहे। अब ये पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो चला हुआ था, उस दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में भी एक किसान आंदोलन होता है। वो कौन सा किसान आंदोलन जो था वो था यहाँ पर पझौता पीजेंट मूवमेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो पझौता मूवमेंट था ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। पझौता मूवमेंट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम जानते हैं यहाँ पर कि पझौता मूवमेंट के बारे में एग्जाम में क्या क्या जो है वो पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि ये पझौता मूवमेंट हुआ कहाँ पर था? ये सिरमौर में जो था वो हुआ था। सिरमौर में ये पझौता मूवमेंट हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 1942 में ये हुआ था।
कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन सा आंदोलन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था, तो ये पझौता मूवमेंट ही जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो था वो एक्सटेंशन हुआ करता था। इसके जो मेन जो इसके नेता हुआ करते थे वो कौन कौन हुआ करते थे, जैसे कि सूरत सिंह वैद्य इसके मेन नेता जो था वो हुआ करते थे, सुनहरी देवी मेन नेता इसकी थी, लक्ष्मी सिंह इसके मेन नेता थे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसके पझौता मूवमेंट के जो है वो मेन नेता जो था वो कौन कौन जो था वो हुआ करते थे। अच्छा, पझौता मूवमेंट के मेन नेता आपको पता चल गया, आपको पता चला कि जो है वो पझौता मूवमेंट जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था 1942 में, ये हुआ सिरमौर में हुआ। ये जो है वो किसान जो उस टाइम किसान सभा होती थी, किसान सभा के जो है वो शरण में जो था वो हुआ था, तो किसान सभा के साथ भी इसका लिंक है। इससे पहले सिरमौर में एक सिरमौर प्रजामंडल बनाया गया था। सिरमौर प्रजामंडल जो बनाया गया था वो 1939 में जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर कुनिहार पीजेंट मूवमेंट भी दिया गया है। देखिए कुनिहार में भी जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो वहाँ के राणा हुआ करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और ये आवाज़ लगभग 1920 में जो था वो उठाई गई थी। ये ध्यान रखना है, 1920 में जो था ये आवाज़ उठाई गई थी। यहाँ के राणा हरदेव हुआ करते थे जिनके खिलाफ ये आवाज़ जो था वो उठाई गई थी। चंबा में भी जो है वो अलग अलग टाइम पर जो है वो पीजेंट मूवमेंट जो है वो होते रहे और चंबा में भटियात मूवमेंट बहुत फेमस है। भटियात आंदोलन जो चंबा का हुआ था वो 1895 के आसपास जो था वो हुआ था। भटियात आंदोलन कब हुआ था? भटियात डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आता है और भटियात मूवमेंट जो हुआ था वो 1895 में हुआ था। मंडी की यहाँ पर बात की गई है, मंडी पीजेंट मूवमेंट की। तो मंडी में भी जो है देखिए लोग जो है वो आवाज़ उठाते रहे जब भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, बेगार वगैरह के खिलाफ जो था वो लोगों की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पर उठती रही। परंतु ये बात ध्यान रखने वाली है कि मंडी के अन्य आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो 1914-15 में हुई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शोभाराम इसके नेता भी हुआ करते थे और रानी खैरगढ़ी हुआ करती थी, जवाहर सिंह हुआ करते थे। ठीक है, ये सब लोग इसके प्रभाव में आए थे। ये जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी थी गदर आंदोलन से प्रभावित थी, गदर पार्टी से जो था ये प्रभावित थी। तो ये मंडी कॉन्स्पिरेंसी के बारे में भी आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड वियरिंग डेमन मास्क इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किन्नौर जिले में दानव मास्क पहनकर कौन सा नृत्य जो है वो किया जाता है। आपको पता है कि किन्नौर जिला जो है वो भी अलग अलग फेयर फेस्टिवल के लिए जो है वो जाना जाता है। यहाँ का भी अपना एक अलग ही कल्चर है और यहाँ पर जो राक्षस नृत्य परफॉर्म किया जाता है, डेमन डांस जिसको बोलते हैं, राक्षस नृत्य, छाम्ब भी इसको बोलते हैं। ये जो है वो इस तरह से राक्षस एक दानव मास्क पहनकर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि छाम्ब जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ये छाम्ब किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है और ये जो है वो आमतौर पर जो परफॉर्म किया जाता है वो लामास के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है और मोनेस्ट्रीज में जो है वो इसको परफॉर्म जो है वो करते हैं। ये मास्क लगाकर परफॉर्म किया जाता है। इसमें 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो है वो लोग रहते हैं। और डेमन डांस के बारे में ध्यान रखना है कि जो राक्षस की तरह एक ड्रेस होती है वो लोगों ने पहनी होती है, उसको पहनकर लोग परफॉर्म करते हैं और लोग घुरे एक यहाँ पर होता है, घुरे के फुट स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हैं। जिसके फुट स्टेप्स को लीडर जो होता है, जिसके फुट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उसको घुरे जो है वो बोला जाता है। किन्नौर में हमारे पास और भी फेयर फेस्टिवल हैं, जैसे किन्नौर में बाक्यांग, बयांगचू, कयांग, जाप्रो, जात्रू, ये सब जो है वो किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो छाम्ब डांस ध्यान रखना है जिसको राक्षस डांस भी बोलते हैं, बाक्यांग ध्यान रखना है, बयांगचू ध्यान रखना है, जाप्रो डांस ध्यान रखना है। जाप्रो डांस किन्नौर की हांगरंग वैली में मुख्य रूप से जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जाप्रो के अलावा कयांग हो गया, ये सारे डांसेस आपने ध्यान रखना है जो किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, यहाँ से इतना याद जो है वो आपको रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रोहतांग पास इज आल्सो नोन बाय विच अनदर नेम। तो बोलते हैं कि रोहतांग दर्रे को क्या किसी अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है? अगर जाना जाता है तो वो कौन सा दूसरा नाम है जिससे इसको जाना जाता है? देखिए रोहतांग की अगर हम बात करते हैं तो रोहतांग को जो है वो भृगुतंग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किसके नाम से? भृगुतंग। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रोहतांग को भृगुतंग के नाम से जाना जाता है और रोहतांग लेक भी है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगर हम रोहतांग की बात कर ही रहे हैं तो रोहतांग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानते हैं। जब आप लाहौल स्पीति के लिए कुल्लू से जानते हैं तो रोहतांग जो है वो एक
प्रमुख द्वार जो है वो माना जाता है। और रोहतांग अब तो टनल भी बन गई है जिसको अटल टनल का नाम जो है वो दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम इसका नाम रख दिया गया है और अटल टनल भी जो है वो इसको बोलते हैं। ये लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो है। अगर रोहतांग की हम बात करते हैं तो रोहतांग इस तरह से इसको लिखते हैं, रोहतांग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। प्लेन्स ऑफ कॉर्प्स इसका मतलब होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। प्लेन्स ऑफ कॉर्प्स इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से दर्रे का जो है वो मतलब होता है। विलियम मूरक्राफ्ट था। विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा 1820 में जो था वो रोहतांग की यात्रा की गई थी और इसको रितांका जोत भी जो था वो कहा गया था। विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ पर जाता है और रितांका जोत इसको जो है वो बोलता है। तो इतना सब रोहतांग के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टाइम विल टेल इज रिलेटेड टू शिमला ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि टाइम विल टेल निम्नलिखित में से किसके कारण शिमला से संबंधित है। तो टाइम विल टेल एक प्ले था। ये प्ले जो था वो शिमला में परफॉर्म किया गया था और शिमला के गेयटी थिएटर में जो था ये परफॉर्म किया गया था। बोलते हैं फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेयटी थिएटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। एक नाटक की तरह इसको शिमला में पहली बार परफॉर्म किया गया था और एक प्ले ये हुआ करता था। अगर हम गेयटी थिएटर की बात करते हैं तो ये शिमला के रिज पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो रिज मैदान आता है वहां पर देखने को मिल जाएगा। 1887 में जो था ये प्ले ये जो है वो ओपन किया गया था गेयटी थिएटर और यहाँ पर जो पहला प्ले होता है वो टाइम विल टेल ही जो था वो यहाँ पर प्ले किया गया था। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर ना जो शिमला से लेकर कालका तक जो रेलवे लाइन है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये कितने किलोमीटर लंबी आती है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। ये तीन बातें आपने बतानी है कि कालका शिमला रेलवे लाइन जो है कितने किलोमीटर लंबी है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा और कौन से ईयर में किया गया था। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। बाकी गेयटी थिएटर जो है वो 1887 में ओपन हुआ। यहाँ पर जो पहला प्ले होता है वो टाइम विल टेल हुआ था। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन शिमला के रिज मैदान पर जो है वो है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टेबलाइज्ड इन विच ईयर। बोलते हैं कि ये जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी इसकी स्थापना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताएंगे कि चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से ईयर में एस्टेबलाइज की गई और कहाँ पर ये स्थित है। इससे पिछला जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल से ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हमने किया था, मिशन एलाइड में हमने ये डिस्कस किया था। तो अभी कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले टाइम में मिलने वाली है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 अपना टेलीग्राम ओपन कर जब आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।